Good morning everyone. Today I am going to start our new topic of problem of excess and deficient demand and policy measures to correct them. In previous topic I explained you about the excess demand. Today I am taking deficient demand. Before taking this meaning of deficient demand, see the figure. In this figure, on x-axis aggregate demand is disclosed, and on y-axis output means income part is explained. This F is the full employment level and point E is the underemployment level. This line AS denotes here aggregate supply and AD is aggregate demand. Okay, there are two ADs, AD and AD1. AD1 is the new aggregate demand. Okay, now I am taking meaning of this deficient demand. If the aggregate demand is for the level of output less than the full employment level, then situation of deficient demand exists. Means अगर एग्रीगेट डिमांड का जो लेवल है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे होता है, डाउनवर्ड में जाता है, लेस देन रहता है, तो वो सिचुएशन कौन सा रहेगा? डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन रहेगा. एंड द गैप बिटवीन दिस एफ एंड ई लेवल पे जो पॉइंट डिनोट हो रहा है जी से हो रहा है, तो जो एफ और जी का जो गैप हो रहा है दैट इज़ वी कॉल इट डिफ्लेशनरी गैप. इस गैप की वजह से ही डेफिशिएंट डिमांड अराइज होता है. द डिफ्लेशनरी गैप इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड एक्चुअल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड. जो अभी एक्चुअल लेवल है उससे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक जितना डिफरेंस है कि जितना आपको अचीव करना है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुंच जाएं, उस गैप को ही डिफ्लेशनरी गैप कहा जाता है. ओके, so in other word, E is the underemployment equilibrium. The equilibrium level of output, income and employment corresponding to E are less than full employment level. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि E पॉइंट जो है F पॉइंट से बिलो है, लेस देन है, तो जो भी आपका लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम और ये जो भी करस्पॉन्डिंग है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कम है. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल किस पॉइंट से शो हो रहा है? आपका एफ पॉइंट पे शो हो रहा है. ठीक है, एंड इट इज़ ड्यू टू द डिफ्लेशनरी गैप. डेफिशिएंट डिमांड caused deflationary gap and has pushed the economy into the underemployment equilibrium. Deficient demand जो है डिफ्लेशनरी गैप की वजह से हुआ है और वो पुश करता है इकोनॉमी को अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? फर्स्ट वन इज देयर इज़ अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल. प्राइस लेवल जो है वो डाउन हो जाएंगे, फॉल डाउन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, जो भी एक्सेस डिमांड के पॉइंट्स थे, इफेक्ट्स थे, उसका जस्ट रिवर्ट है, जस्ट उल्टा है ये पॉइंट. जो भी डेफिशिएंट डिमांड में आप पढ़ रहे हैं, एक्सेस डिमांड के सारे अपोजिट पॉइंट्स हैं. वहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे थे, यहाँ प्राइस कम हो रहे हैं. द प्रोसीजर इनकर लॉसेस और देयर प्रॉफिट्स आर नील. देयर इज़ ए fall in the level of production as there are unsold stock of good. प्रोडक्शन का लेवल भी डाउन हो गया. क्यों? क्योंकि अभी गुड्स सेल आउट नहीं हुआ है, अभी स्टॉक स्टिल रिमेन्स है. कंज्यूमर्स आर गेनर्स बिकॉज प्राइस हैव गॉन डाउन. प्राइजेस कम हुई है तो फ़ायदा किससे हो रहा है? कंज्यूमर्स को. फॉल इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि सेल नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो नेशनल इनकम कम हो रही है. फॉल इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच लेट्स टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स. अब जब अंडर एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन हो रही है, डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन अराइज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है लोगों को, और उस सिचुएशन में स्ट्राइक्स हो रही है, लॉकडाउन्स हो रहे हैं, लॉकआउट्स हो रहा है, बंद करे जा रहे हैं फैक्ट्रीज को. If there is a oligopoly in the economy, the price of the commodities will remain the same, but the level of the production will decline.
ओलिगोपोली की सिचुएशन अगर इकोनॉमी में आती है तो प्राइस तो सेम रहेंगे सब जगह, इक्वल लेवल ऑफ जो कमोडिटीज़ रहती हैं सेम लेवल ऑफ रहती है, तो ऐसे में प्राइस सेम रहेंगे, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इट विल लेड टू रिसेशन एंड depreciation in the trade cycle of an economy। मीन्स ऐसे सिचुएशन में रिसेशन वाला जो कंडीशन आता है, हमने वहाँ पे एक्सेस डिमांड में क्या देखा था, बूम कंडीशन आया था। बूम का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, रिसेशन। बूम में हाइक पे जाती है चीज़ें, प्राइसेस अपवर्ड में जाती है, और रिसेशन में डाउनवर्ड में एकदम फॉल डाउन हो जाती है। तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। It is a situation when AD is greater than AS at the full employment level। full employment level पे excess demand में क्या हुआ था, AD AS से ज़्यादा था, और deficient demand में क्या है, AD AS से कम है, less than AS। In this AD rises and the AD curve shifted up। मीन्स इन इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, एडी राइज हो रही है और एडी कर्व जो है क्या है, शिफ्ट हो रही है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे एडी फॉल्स हो रही है, एडी कर्व शिफ्ट्स टू डाउनवर्ड। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। एक्सेस डिमांड एक्सप्लेन इन्फ्लेशन एंड डेफिशिएंट डिमांड एक्सप्लेन डिफ्लेशन। ओके, इफेक्ट्स क्या है, कंटिन्यूस एंड परसिस्टेंट राइज इन द प्राइजेस। यहाँ पे क्या है, राइज इन प्राइजेस हो रहा है, यहाँ फॉल इन प्राइजेस हो रहा है। प्रोड्यूसर्स गेट एबनॉर्मल प्रॉफिट क्योंकि प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है यहाँ पे एक्सेस डिमांड में, एंड इन डेफिशिएंट डिमांड प्रोडक्शन विल गेट डाउन, प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट आर नील। कंज्यूमर्स आर लूजर्स। कंज्यूमर्स का एक्सेस डिमांड में क्या हो रहा है, लॉस होता है, और डेफिशिएंट डिमांड में कंज्यूमर्स को क्या है, बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट, गेनर्स, दे आर द गेनर्स। Real wages will fall, so union demands more wages which raises the cost of production। अब एक्सेस डिमांड में क्या है, रियल वेजेस फॉल हो रहा है, तो यूनियन लीडर्स हैं, यूनियन से, लेबर यूनियन से, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा वेजेस की। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो चाह रहे हैं कि उनका वेजेस रेट बढ़ जाए। तो इससे क्या होगा, वेजेस अगर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। और इन द डेफिशिएंट डिमांड सिचुएशन फॉल इन लेवल ऑफ नेशनल इनकम। क्यों, क्योंकि अभी जब डेफिशिएंट डिमांड में क्या हो रहा है, लेस देन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम आ रही है कि आप प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे पा रहे, और नहीं दे पा रहे तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, नेशनल इनकम फॉल डाउन हो रही, कम हो रही है। ओके, नो चेंजेस इन द एम्प्लॉयमेंट बिकॉज द सिस्टम इज़ ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एक्सेस डिमांड में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ रहा है, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेफिशिएंट डिमांड में फॉल इन एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट कम होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर काम नहीं मिलेगा और डिक्लाइन होता जाएगा। राइज इन आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट बढ़ेगा, यहाँ पे आउटपुट कम होगा। इट लेड्स टू प्रॉस्पेरिटी और बूम कंडीशन। यहाँ पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी और बूम कंडीशन, एकदम हाइक पे जा रही है चीज़ें सारी, प्राइस जो भी लेवल है, और यहाँ पे क्या है, रिसेशन वाले पॉइंट में जा रहे हैं, एकदम डेफिशिएंट डिप्रेशन वाले पॉइंट में जा रहे हैं, रिसेशन वाला पॉइंट बन रहा है। ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेजर्स, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी होता है जो टैक्सेशन, टैक्स रेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, जितना भी टैक्स गवर्नमेंट का टैक्स पार्ट रहता है, वो सब फिस्कल पॉलिसी में कवर अप होता है। फिस्कल पॉलिसी इज कंसर्निंग taxation and expenditure of the government. These measures are also called change in government spending. Okay, fiscal policy measures include change in taxes, both direct and indirect। direct और indirect दोनों टैक्सेस में जो भी चेंजेस आता है वो फिस्कल पॉलिसी में कवर अप होता है, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में अगर कोई चेंजेस आता है वो भी फिस्कल पॉलिसी में कवर अप होगा। मॉनिटरी पॉलिसी क्या है, मॉनिटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी कंसर्निंग मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन एन इकोनॉमी। जो भी मनी सप्लाई है और क्रेडिट अवेलेबल है इकोनॉमी में, वो सब कहाँ कवर अप हो रहा है, मॉनिटरी पॉलिसी में हो रहा है। दीज मेजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड द चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। इसको और क्या बोला जाता है, चेंज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट भी बोला जाता है।
इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। ये किससे रेगुलेट होती है? रिजर्व बैंक, जो सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, वो वहाँ से रेगुलेट होता है। एंड इट इंक्लूड्स द क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स such as bank rate, open market operations, cash reserve ratios, statutory legal liquidity ratio, etc. और क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या आएगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट एंड मोरल सीजन। ये सारी चीज़ें किस में आ रहा है? क्वालिटेटिव मेजर्स में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। किस तरह से इसको करेक्ट किया जा सकता है एक्सेस डिमांड को? मॉनिटरी मेजर्स टू रिड्यूस मनी सप्लाई और रेस्ट्रिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। रिजर्व बैंक क्या करती है? मेजर्स जो हैं करेक्ट करने के दोनों को, उसको बेस्ट वे में अगर समझना है तो लेट्स टेक द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। इज इट देयर और नॉट? नो। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग यू one by one. Monetary measures to control the excess demand, that is through quantitative and qualitative. Quantitative में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं आपके? बैंक रेट पॉलिसी आ रही है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आ रहा है, और डिफरेंट रिजर्व रेशियोज आ रहे हैं। तो बैंक रेट पॉलिसी में क्या है? बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which RBI lends to the commercial bank. बैंक रेट पॉलिसी क्या है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पे RBI कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करती है। इन ए सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड RBI इंक्रीज द बैंक रेट। यहाँ पे कैसे वो मेज़र करेगी, कंट्रोल कैसे करेगी? अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बन रही है तो RBI क्या करेगी? उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी। और सेम सिचुएशन अगर आपका डेफिशिट डिमांड आएगा तो वहाँ क्या करेगी? RBI उस रेट को कम कर देगी। इस तरह से RBI इसको कंट्रोल करती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एलिजिबल सिक्योरिटीज़ इन द बिल मार्केट बाय RBI। RBI के थ्रू ओपन मार्केट में सेल एंड परचेस होता है। किस चीज़ का? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। वो आपको ओपनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल एंड परचेस करती है RBI, पब्लिक के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ, सब ओवरऑल सभी के साथ। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड RBI सेल दीज एलिजिबल सिक्योरिटीज इन पोजीशन टू commercial banks so that commercial bank cash is blocked in them and their capacity to ऑफर लोन विल बी रिड्यूस। RBI क्या करती है, कैसे कंट्रोल करेगी एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में? यहाँ कमर्शियल बैंक को थोड़ा सा लालच देगी और लालच देखे कि वो सिक्योरिटीज़ RBI की परचेस करें कम रेट ऑफ उस पर। तो वो जब परचेस करेंगी तो जो कमर्शियल बैंक है उनका जो कैश है, उनके पास जो सेव्ड मनी है, बैलेंस अमाउंट है, वो ब्लॉक हो जाएगा। और उस ब्लॉक होने के बाद उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैश नहीं रह पाएगा, तो वो लोगों को मनी लैंड नहीं कर पाएगी। इस तरह से इनडायरेक्टली RBI उसको कंट्रोल करती है लोगों को लोन बांटने में। नाउ CRR SLR। CRR क्या है? CRR वो रेट कम ज़्यादा कर देती है। CRR जो होता है कैश रिजर्व रेशियो होता है, जो कि RBI के पास कीप करना रहता है हमारा ओवरऑल कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स का। ओके, तो वहाँ पे वो अप एंड डाउन रेट को कम ज़्यादा करके एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड में दोनों सिचुएशन में वो कंट्रोल करती है RBI। इस तरह से मेज़र करती है एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को। SLR भी वही है, बिकॉज CRR एंड SLR बोथ आर द पार्ट ऑफ LRR, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो। लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो इट इज़ डिसाइडेड बाय द RBI। अगर लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो कम ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट भी CRR और SLR पे भी होगा। CRR कम ज़्यादा होगा तो उसका इफेक्ट SLR पे होगा, क्योंकि लीगल रिजर्व रेशियो फॉर एग्जांपल 10% है, आपका CRR 2% है। RBI ने अगर CRR 2% से 3% कर दिया तो LRR कितना हो जाएगा आपका? SLR कितना हो जाएगा आपका? 7% हो जाएगा, बिकॉज SLR प्लस CRR इज इक्वल्स टू LRR। LRR कितना है? 10% है। 10% में से अगर CRR 2% था, रिमेनिंग 8% क्या था? SLR। CRR अगर बढ़ा दिया जाता है तो SLR कम हो जाएगा, LRR तो आपका वही है।
ठीक है, इस तरह से क्वांटिटेटिव मेजर्स के थ्रू इसको एक्सेस डिमांड को, डेफिशिएंट डिमांड को, दोनों को कंट्रोल किया जाता है। नाउ क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या आएगा? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जो आप लोन लेने जाते हैं, मनी लैंड करते हैं बैंक से या जो भी बैंक लेने जाती है, तो उसमें जो मार्जिन रखा जाता है वो मार्जिन का लेवल कम ज़्यादा करके बैंक उसको कंट्रोल कर सकती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड की पोजीशन को। ओके, मोरल सुल्तान होता है जो इनहेरेंटली आपको एक पावर होता है, एक ऑर्डर होता है बैंक का, जो डायरेक्टली आपको नहीं बोलती कि नहीं ये चीज़ मत करो या ऐसा मत करो, इस तरह से मत करो। वो आपको इनडायरेक्टली आपको एक तरह से बोल के कि हाँ आपने ये चीज़ नहीं दी, ये बहुत बढ़िया किया। इनडायरेक्टली मतलब कि इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट ऑर्डर होता है सीनियर बैंक का, आरबीआई का, जो इस तरह से मोरल सुल्तान में काउंट होता है। मॉरल सुल्तान का मतलब होता है कि आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं देना कि नहीं ये चीज़ मत करो। इनडायरेक्टली, इनहेरेंटली, इंटेंजिबल वे में वो आपको मोटिवेट करके आपको बोलती है कि नहीं ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कोई चीज़ नहीं करी या सही ढंग से करी, कम दिया है, तो कम देने पे ही वो मोटिवेट कर रही थी। उससे क्या होगा, अगर मैं आपको कम देने पे मोटिवेट करूँगा तो आगे भी आप जाके उसी वे में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कम लोन दे के ही मैनेज करेंगे, तो वो उस वे में मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा। इस तरह से आपका मॉरल सिद्धांत काउंट होता है। नाउ फिस्कल मेजर्स और रिड्यूस डेफिशिएट, बजट डेफिशिएट, ये तो तीनों जो पॉलिसीज़ हैं आपकी, फिस्कल पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। फिस्कल मेजर्स के थ्रू अगर आपका कोई एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन बन रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस बढ़ा देंगी। टैक्सेस बढ़ाने की वजह से क्या होगा, आपका कंजम्पशन लेवल, प्रोडक्शन लेवल, हर चीज़ कम हो जाएगी। कम होने से आप कंट्रोल वे में आ जाएंगे। रेवेन्यू पॉलिसी में भी वही है, गवर्नमेंट क्या करेगी, रेजेस फुल रेट ऑफ रेवेन्यू का पार्ट वही होता है कि रेवेन्यू में सारा टैक्सेस आते हैं और बाकी गवर्नमेंट पार्ट का जो रहता है वो एक्सपेंडिचर पार्ट रहता है। तो फिस्कल पॉलिसी को दो पार्ट में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तीन पार्ट में सॉरी। फर्स्ट वन इज रेवेन्यू पॉलिसी, एक्सपेंडिचर पॉलिसी एंड डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। तो रेवेन्यू पॉलिसी में क्या आ रहा है, ऑल टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, व्हेन इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड कि टैक्सेस इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है, और जब इट इज़ रिक्वायर्ड कि नहीं यहाँ टैक्स रेट कम करना चाहिए ताकि इकोनॉमी साउंड हो सके तो वहाँ गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देती है। एक्सपेंडिचर में भी वही है, गवर्नमेंट अपना जो खर्चा है, गवर्नमेंट का जो पार्ट है, जो सोशल बैकग्राउंड या कहीं भी सोसाइटी की वेलबिंग या कंट्री की वेलबिंग के लिए करती हैं, या तो कम करेगी या बढ़ाएगी। दोनों चीज़ यहाँ पे काउंट हो रही है। मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ, आपका एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को, ठीक है। डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, इन ऑर्डर टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट शुड reduce the deficit financing or printing of notes to bring the excess demand down। ओके, यहाँ पे क्या है, एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या है, नोट्स जो प्रिंट करती है वो कम कर देती है। फाइनेंसिंग, जो डेफिशिएट फाइनेंसिंग होता है, लॉस का जो फाइनेंसिंग होता है वो देना बंद कर देती है। वैसा ही इसका उल्टा कर लेंगे तो डेफिशिएट डिमांड में इसको वो स्टार्ट कर देती है, नोट इशू कर देंगी विद परमिशन ऑफ अथॉरिटीज़, एंड डेफिशिएट फाइनेंसिंग थोड़ा ओपन अप कर देंगी, सभी के लिए अलाउ कर देंगी। इस तरह से एक्सेस और डेफिशिएट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, नाउ दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस problem of excess and deficient demand and policy measures to control them. On the basis of all these explanation of part 1 video and this part 2 video and the PDF available to you, you can prepare your notes on these important topics. Okay, that's all for today. Thank you.